नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार आज आप सबके साथ अपनी करियर जर्नी शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि जब मैंने डीआरडीओ जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी, तो मैंने उसे छोड़कर रेलवे जूनियर इंजीनियर की जॉब क्यों ज्वाइन की। तो आज मैं इसी सवाल का सच और पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। तो डीआरडीओ के बारे में सबसे पहले हम बताते हैं कि जो डीआरडीओ में हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी, जो मार्च महीने में हुई थी। तो मार्च 2023 में हमने डीआरडीओ ज्वाइन किया था एज ए एस टी ए बी, एज ए एस टी बी ज्वाइन किया था, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एस टी ए डी हमारा जो लैब था, हमने बहुत सारा वीडियो बनाया लेकिन अभी तक शेयर नहीं किया था कि मैं किस लैब में था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनालिटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट मेरा लैब था। ये जो यहाँ पर एडी हमारा ये लैब है, और इसी के अंदर और भी एक लैब है डेवेल होता है जो बायो लैब है। तो इस एडी लैब में जनरली क्या होता है कि अनमाइंड फाइटर एयरक्राफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह भी कभी कभी विजिट के लिए आते थे एडी डीआरडीओ। और यहाँ पर इसको बारे में हम डिटेल से बताएंगे थोड़ा, ताकि आप लोग को इंटरेस्ट जगे कि डीआरडीओ एक तरह से इसका जो जॉब प्रोफाइल बाकी प्रमोशन सारे चीज़ अच्छे हैं, बट फिर भी हमने क्यों छोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीआरडीओ की एक तरह से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेबोरेटरी है। और ख़ास करके एडी है, तो एडी अनमाइंड फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम करता है। तो यहाँ पर जहाँ अभी यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर एडवांस एनालिटिकल सिस्टम और अनमाइंड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है। यहाँ पर देश के लिए हाई टेक्नोलॉजी जैसे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है। तो एक तरह से डीआरडीओ मेरे लिए क्या था, एक तरह से सपने के सच होने जैसा था। डीआरडीओ में मेरा जो अनुभव था, डीआरडीओ में हम जो काम करते हुए जो मैंने बहुत तरह से चीज़ें सीखी है, क्योंकि मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था डीआरडीओ। तो वहाँ पर मुझे साइंटिफिक इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिला, सीनियर साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन हुआ, डिफेंस प्रोजेक्ट के नज़दीक से देखा और समझने का अवसर मिला मुझे। प्रोफेशनल ग्रोथ और डिसिप्लिन सीखने को भी एक तरह से मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर मौका मिला। ये मेरे करियर का बहुत ही महत्वपूर्ण फेज था। फिर भी डीआरडीओ छोड़ने का जो फैसला हमने क्यों किया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इससे पहले हम बता देते हैं कि डीआरडीओ में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा रुस्तम था, R1 R2 हार्चर जैसे प्रोजेक्ट था। यहाँ पर ये शिफ्ट है, तो इसमें हमने काम किया था। ये व्यास हो गया, इसमें भी काम हमने किया है। रुस्तम में हो गया। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्चिंग जो होती थी, यहाँ पर लॉन्चिंग के लिए दिखाया गया है। लॉन्चिंग इसका पैड है। तो यहाँ पर जो आईटीआर होता है, मतलब उड़ीसा में है बालासोर में, तो वहाँ पर ये चूँकि मिसाइल होते हैं, तो चूँकि बस्ती वाले इलाकों के पास नहीं लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायल होते हैं, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। तो इसीलिए इसको हमेशा समुद्र के किनारे इसको लॉन्च किया जाता है, ताकि अपना गिरे भी तो समुद्र में गिर जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो बूस्टर लगा हुआ है, और इसमें यहाँ पर इसका इंजन रहता है। तो इंजन पहले बूस्टर इसको आगे ले जाता है ऊपर हाइट पर, उसके बाद इसको इंजन चलाता है आगे। और भी जैसे प्रोजेक्ट इसमें सक्सेस हुआ है। तो ये शिफ्ट हो गया, ये रूस्टर मार्टो हो गया। यहाँ पर जैसे ये तो मिसाइल हो गए, मिसाइल को हमेशा पानी वाले क्षेत्र के पास लॉन्च करते हैं। लेकिन जो एयरक्राफ्ट हो गए, जो अनमाइंड फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब हुआ कि बिना वो पायलट के चलता था, मतलब कि पायलट को बैठने की ज़रूरत नहीं है। आज क्या है कि बहुत सारे हादसे होते हैं, पायलट ले गया, वो क्रैश कर गया, तो पायलट भी चला गया, और तो जहाज़ तो जाता ही है। तो इसीलिए नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, ताकि वो बिना फाइते हम पायलट के चले। तो ये समझे से एयरक्राफ्ट डेवलप होता था वहाँ पर। यहाँ पर टेस्ट रेंज है, यहाँ पर रनवे बना हुआ है, उसके अंदर हम लोग एयरक्राफ्ट को लॉन्च करके देखते थे कि इसका कितना रेंज तक जा रहा है, कितना इसका रडार जो भी है चीज़ें एंटेना काम कर रहा है, ताकि अनमाइंड एयरक्राफ्ट को बार बार लॉन्च करते थे। तो ये तो एक तरह से बहुत ही अच्छा मुझे वहाँ पर फील हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें डिफेंस की होती है। तो इंटरनली हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं, बस ऊपर ऊपर हमने सोचा थोड़ा और व्यू देते हैं कि हमारा वहाँ काम क्या था। तो एज ए एस टी बी, तो वहाँ पर क्या रहता है कि टेक्नीशियन रहते हैं, एस टी बी रहते हैं। तो हम लोग क्या है कि साइंटिस्ट के नीचे रहते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग कहीं प्रमोशन होता है, जो वहाँ पर प्रमोशन होने के बाद
टीओए बनते हैं। जैसे एसटीबी अभी हम ज्वाइन किए थे, तो 5 से 6 साल में हम वहाँ पर टीओए बनेंगे, टेक्निकल ऑफिसर ए। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर बी बनता है 5 से 7 साल बाद, फिर 10 साल में, फिर 15 साल के आसपास टीओसी बनता है और टीओडी तक जाता है। लगभग लास्ट प्रमोशन होता है जो साइंटिस्ट बी के इक्विवेलेंट होता है। साइंटिस्ट बी के इक्विवेलेंट लगभग यहीं पर हो जाता है। तो टीओडी होता है जो साइंटिस्ट लगभग ये डी के आसपास आ जाता है इक्विवेलेंट। तो कहने का मतलब प्रमोशन तो काफ़ी अच्छी थी, ऐसा नहीं है। और वहाँ पर वर्किंग कल्चर और वर्किंग इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर जो ड्यूटी थी मंडे टू फ्राइडे था। तो मंडे टू फ्राइडे में समझ ही सकते हैं कि मात्र 5 डे वर्किंग था, और सैटरडे और संडे वहाँ पर ऑफ था। और जनरल शिफ्ट होता है, 8:30 से गया लोग अपना 5 o'clock में लोग ना छुट्टी हो जाती है। तो काफ़ी भी वर्क लाइफ बैलेंस था। लेकिन वही है कि दिक्कत ये था कि थोड़ा डिस्टेंस था। मेरा जो पोस्टिंग है ये नॉटिकल डेवलपमेंट प्लेसमेंट, ये बंगलौर में पड़ता है और मैं हूँ बिहार से। तो ये थोड़ा मेरा क्या था कि होम सिकनेस था। तो और बताऊंगा कि क्या और ट्रबल थी। तो वही ग्राउंड लेवल पर इसका जो, अब क्या है कि यहाँ पर ऑफिस में अब सब लोग का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो मुझे, क्योंकि मेरा पहला ही जॉब था डीआरडीओ, तो ऑफिशियल एक तरह से जॉब हो गया। अब मेरा वहाँ लैब जो भी है वहाँ पर अपना डिवीज़न होता है, कई डिवीज़न में बटा हुआ रहता है। तो डिवीज़न में जाना है, अपना टाइमली गए, रोज़ वहाँ काम करना है, आना है। तो क्या है कि थोड़ा बोर होने लगता है। 3 साल में मुझे फील हो रहा था कि रोज़ इसी ऑफिस में आता हूँ, करता हूँ, फिर जाता हूँ, आता हूँ, फिर जॉब करता हूँ और जाता हूँ। तो ये थोड़ा बोर होने लगा था, लेकिन उतना बोर नहीं था। लेकिन अगर यही मेरा जॉब आसपास रहता, जैसे मान लें कि यूपी के साइड रहता या थोड़ा उत्तराखंड भी रहता, तो हो जाता है। लेकिन वही मुझे बंगलौर था, वहाँ पर इमरजेंसी में क्या है कि जब अब सिंगल जब रहते हैं तो कोई दिक्कत उतना होता नहीं है। लेकिन जब आप जब मैरिड होते हैं, जब बच्चे होंगे, तो क्या होता है कि शरीर क्या है, कच्चा शरीर है, कुछ ना कुछ ट्रबल आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे वैसा ही मेरे पास साथ हुआ, क्योंकि 2023 में हमने ज्वाइन किया, उसके बाद 24 में हमने शादी की है। तो शादी हुई उसके बाद, तो वही फैमिली जब बढ़ती है ना, तो वही मैं फीमेल लोग में और ज़्यादा परेशानियाँ होती है, तो बीमारी आती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इमरजेंसी में क्या है कि अब तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस है कि फैमिली का सपोर्ट सपोर्ट जीरो हो जाता है। लोग फ़ोन पर तो बात कर लेते, लेकिन वही दिक्कतें होती है कि जब डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलता है तो वहाँ पर अखड़ता है मन। बाकी जो फ्रेंड लोग होंगे तो फ्रेंड लोग अपना सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं हो पाता है ना। तो वो सब चीज़ें मायने रखती है। इमरजेंसी में टिकट नहीं मिलती है लॉन्ग डिस्टेंस पे, और अगर फ़्लाइट भी है तो कुछ लोग को मान ली कि फ़्लाइट करते हैं तो करंट का फ़्लाइट भी काफ़ी हाई कॉस्ट रहता है, 40 से 50 हज़ार फ़्लाइट का रेट रहता है। उसके बाद भी अब चूँकि अब मान ली कि घर वाले गार्जियन आना चाहते हैं, तो उनको फ़्लाइट के बारे में अच्छे से पता नहीं, कैसे करेंगे, बोर्डिंग करेंगे, ये वो, तो बहुत समस्या रहती है। तो ये इमरजेंसी में बहुत दिक्कत होती है। प्लस वहाँ लैंग्वेज बैरियर था। मतलब अब मान लीजिए कुछ आरटीओ का काम कराने गए हैं, या कुछ वहाँ लोकल काम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। प्लस बंगलौर की महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं बिहार से रहने वाला हूँ। हर चीज़ में यहाँ जो बिहार में है, एक तरह से कहा जाता है बाहर है, तो यहाँ पर जो भी वेजिटेबल की जो रेट होती है उतना ज़्यादा नहीं होती है, लगभग मिल जाता है 30 से 40। तो दोस्तों बंगलौर जो है जो एक्स सिटी में आता है, तो एक्स सिटी की जो महंगाई होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और वाई सिटी होता है, जेड सिटी होता है। तो वही एक सिटी चूँकि वहाँ पर उसी रेट में हर चीज़ का, वहाँ अगर बात करते सब्ज़ी का रेट, तो 80 रुपये से कम कोई सब्ज़ी था नहीं। और जो अब मन चाहे सब्ज़ी चाहेंगे कि सीजनली मिल जाए, तो वहाँ पर हर सब्ज़ी हमेशा मिलता है, लेकिन वही है कि रेट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जैसे परवल है, तो परवल परवल का रेट वहाँ पर 120 से कम नहीं रहने वाला है, जबकि यहाँ पर 20 रुपये भी आदमी पूछता नहीं है। अगर सीज़न आ गया तो 10 से 20 रुपये के जी आराम से मिल जाते हैं। तो इस बार दोस्तों मेन खटकता था वही। अब मान लिया कि घर में आप जो रह रहे हैं, जो पूरा फैमिली को, अगर लॉन्ग फैमिली है तो पूरा फैमिली को रख रख नहीं सकते हैं, या वो लोग रहने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। अगर शॉर्ट फैमिली है तो फिर दिक्कत नहीं है, रह लेंगे। कोई क्वार्टर तो वहाँ देता है, 3 BHK के लगभग क्वार्टर होता है, तो क्वार्टर तो मिल जाती है। लेकिन वही है कि अब मान लिया कि
आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, आपका फैमिली घर पर है, होम टाउन में है, उनको किसी तरह की इमरजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी में टिकट नहीं मिल पाएगा, किसी तरह आना होगा। अगर सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली के साथ हो गए तो ही फिर बिना टिकट के जाना मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, 2 दिन और दूर आते लगती है। तो ट्रेन से तो बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद फ़्लाइट है तो इमरजेंसी की फ़्लाइट तो बता ही दिए कि 40 से 50 हज़ार फ़्लाइट का रेट रहती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जॉब एक दिन का नहीं होता है, जॉब होता है जो लॉन्ग टर्म, मतलब 60 साल का ये एक तरह से जॉब होता है। और 60 साल में क्या होता है कि शरीर हमारा धीरे धीरे कि हर तरह से जो भी है लोड बढ़ते हैं, प्रेशर बढ़ते हैं, फैमिली पे प्रेशर होते हैं, और अपना जॉब भी देखना है। जॉब पर भी प्रमोशन जैसे जैसे होगा तो आपका एक तरह से जो डाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो बढ़ती है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा मैनेज करना थोड़ा सा धीरे धीरे होता है सब चीज़ को देखने में। तो वही है कि अगर यही अगर चीज़ अगर घर के पास रहती है ना तो आसानी से बैलेंस हो जाती है। अब वही लॉन्ग डिस्टेंस है तो वहाँ से मैनेज करना जॉब के साथ साथ अपने फैमिली को, इमरजेंसी हो गई या कोई शादी विवाह ही है तो उस समय जाना है। और मान लीजिए कि कोई हमें इनवाइट किया है, अपने रिलेशन में ही शादी है, तो शादी में अगर जा रहे हैं सब फैमिली तो फ़्लाइट का भी टिकट करते हैं। तो मिनिमम फ़्लाइट का रेट 8,000 से 10,000 है एक लोग का। अगर 15 से 20 दिन पहले करेंगे तब फैमिली हो गए, अगर 2 लोग हैं तो वही 20 मान लीजिए, 3 लोग तो 30 मान लीजिए। तो सिर्फ जाने का हो गया 30,000 रुपया, ठीक है, प्लस आने का कितना हो गया 30, तो 60,000 रुपया ये हो गया। प्लस आने जाने में और भी एडिशनल खर्चे होते हैं। जैसे मेरा लैब एडी था तो वहाँ से एयरपोर्ट जाने में लगभग तो 1,000 रुपया ले ही लेता था, 1K ले लेता था। तो वही मतलब समझिए कि 30, 30, 60, 70 हज़ार रुपया मतलब कि आपको सिर्फ पार्टी अटेंड जाने में वहाँ पर लग गया। वही अब वहाँ जाएंगे तो गिफ्ट देंगे, ये सारी चीज़ें, तो लगभग 80 से 90 चला गया। तो समझ सकते हैं कि आपका जो सेविंग है जो एक वो फंक्शन अटेंड करने में ख़त्म हो जा रहा है। तो मेन रियलिटी यही है कि आदमी कोई भी कमाता है तो चाहता है कि कुछ सेव करें, क्योंकि बिना सेव के आप चल नहीं सकते हैं। कुछ सेव करेंगे, कुछ रहेंगे वैसे तभी तो। क्योंकि कमा रहे हैं और खा रहे हैं, ख़त्म हो गया सब, तो फिर क्या होता है कि वीकर कंडीशन आएंगे, या फ्यूचर इन द सेंस पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो वहाँ पे सेविंग जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा ऐसा कंडीशन ही आ जाएगा कि आपको जो रहेगा कि नहीं चलना तो ज़रूरी ही है। किसी को तबीयत ही खराब है, शादी ही है, कम से कम तो साल में 3 बार हम आ ही जाते थे। तो समझ सकते हैं कि 2 से 2.5 लाख रुपया तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो आराम से, ट्रेन से जाते हैं तो लगभग 1 लाख रुपया तो आराम से हो जाता था। तो ये सब उनको देखते हुए मेरा थोड़ा वहाँ से मन डोल गया था। और मेरे साथ इमरजेंसी भी हुई थी मेरी वाइफ के साथ, तो उस समय मुझे झकोर के रख दिया। और फिर रेलवे जेई का फार्म आया और वहाँ पर हमने फिल किया और मुझे एज ए जेई पटना होम टाउन में मिल गया। तो अभी मुझे ऐसा कोई पछतावा नहीं हो रहा है कि डीआरडीओ ठीक है प्रेस्टिजियस जॉब था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बस सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि थोड़ा मेरा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ा। तो आज भी मैं डीआरडीए और वहाँ के जो अनुभव है उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन हर वक्त क्या होती है ना कि अब सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग होते हैं जो दूर रहने पसंद करते हैं, बंगलौर चूँकि वहाँ की क्लाइमेट अच्छी है तो वहाँ पसंद आता है, मुझे भी पसंद आता था, ऐसा नहीं है। वहाँ की क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है, बिहार की तुलना में तो बहुत बेहतर है। क्योंकि बिहार में क्या है कि थोड़ा गर्मी बढ़ जाता है, अभी भी बहुत गर्मी है, लेकिन इस भी मौसम में वहाँ पर क्या होता है ना कि आदमी चिल करता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा नहीं रहती है, नॉर्मल मौसम रहता है। तो मेरे लिए उस समय परिवार का करीब रहना और होम टाउन के पास जॉब करना अधिक महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि इस कंडीशन को देखते हुए। उसके बाद और भी बहुत सारा वजह है। वहाँ पर क्या होता था कि चूँकि साइंटिस्ट हो गए हैं तो हम लोग से काफ़ी एक तरह से गेट क्वालिफाई करके आते हैं, तो वो लोग को ऑथोरिटी ज़्यादा रहता है। और एसटीवी टेक्नीशियन हो गया, तो वहाँ पर जो एसटीवी होते हैं और टेक्नीशियन होते हैं दोनों को एक तरह से समझो कि सेम ही एक तरह से काम हो जाता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद टीओए हो गए तो लगभग सेम हैं, टीओपी से थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा फील होता है, उसके ऊपर साइंटिस्ट रहते हैं, फिर हेड रहता है, जीडी रहता है डिवीज़न में। तो एक तरह से वहाँ पर थोड़ा सा होता है कि थोड़ा नीचा फील होता है, क्योंकि उसके बाद वहाँ पर वो कल्चर नहीं है कि हाँ मतलब ऐसा कुछ कल्चर नहीं है कि आपको सर बोलेंगे। टेक्नीशियन भी वहाँ सर नहीं बोलता है, मतलब सेम ही रहता है, दोनों एक तरह से घुल मिल कर रहते हैं, काम दोनों को सेम ही रहता है, तो क्या ही कुछ मतलब उतना रिस्पेक्ट है।
लेकिन वही रेलवे में है तो ऐसा नहीं है वहाँ पर। चूँकि अगर हम रेलवे जेई ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पर एक तरह से सुपरवाइजरी की तरह होता है। और यहाँ पर अभी ट्रैक मशीन है तो यहाँ मशीन के इंचार्ज होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो वाला फीलिंग आती है कि नहीं, हाँ, थोड़ा सा रिस्पेक्ट वाला फीलिंग आती है। एसटीवी में ऐसा कुछ था नहीं। और प्लस मल्टीटास्किंग, मतलब अगर एसटीवी है तो आप कुछ भी आपको दे सकते हैं काम, ऐसा नहीं कि वहाँ फिक्स था कि हाँ आपको यही काम करना है। जैसे वहाँ पर अगर कोई जिससे परचेज करना है तो वहाँ डिमांड करने के लिए भी दे सकते हैं कि वाला डिमांड करना है। कोई जैसे डिज़ाइन करना है तो छोटा छोटा डिजाइनिंग के लिए भी देते हैं कि कैटिया सीख लीजिए। जैसे कैड हो गया, इस सब चीज़ें सीख कर आप करने के लिए मिलता था। अगर मान लें कि डिमांड हुआ है तो डिमांड को उसको ट्रैक भी करना है आपको। जैसे वहाँ एमएमडी डिमांड होने के बाद कई अपने डिवीज़न से साइन होता था, हेड से साइन होता था, जीडी से साइन होता था। वो साइन होने के बाद आगे प्रोसेस होता था अपना, और भी फाइनेंस सेक्शन में उसका एमएमडी में जाता था, तो वो फाइल भी लेकर मुझे जाना पड़ता था। और जो मैं रियल है वही बताता हूँ कि अब टेक्नीशियन भी ले जाते थे, मुझे भी ले जाना पड़ता था, उसको ट्रैक करना पड़ता था। साइंटिस्ट का प्रेशर रहता था कि नहीं, ये फ़ाइल को जल्दी प्रोसेस कराओ। तो जल्दी प्रोसेस करा तो उसको क्या होता है, उसको फिजिकली लगना पड़ता था कि नहीं ये फ़ाइल पेंडिंग नहीं पड़ना चाहिए। तो खुद से लेकर जाना भी पड़ता था। फ़ाइल ऐसा नहीं कि वो प्रोसेस होते होते काफ़ी भारी भी हो जाता था, कम से कम तो 1-1 डेढ़-1 केजी मोटा मोटा फ़ाइल हो जाते थे। तो उसको जाइए, उसको प्रोसेस कराइए, उसके पीछे लगिए। तो ये सब भी काम वहाँ पर समझो कि एस टी बी और टेक्नीशियन सारे एम टी एस तरह हो जाते हैं, मल्टी टास्किंग। वहाँ पर आपको फिक्स कोई काम नहीं है, मतलब जो मिले वो सब करना है। उसके बाद अगर टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे अनमाइन फाइटर एयरक्राफ्ट में थे तो वहाँ पर हम इंजन इंटीग्रेशन करते थे, फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड काम भी देखते थे। तो वहाँ पर फ़्लाइट जब होना रहता था या टैक्सी ट्रायल होना रहता था तो वहाँ पर भी हम जाते थे। वहाँ इंजन को माउंट किए, जो भी इंजन से रिलेटेड जो भी इंजन स्टार्टिंग सिस्टम को प्रोसेस करते थे। और जो भी है ये सब फिजिकली हम लोग को ही करना पड़ता था। साइंटिस्ट लोग तो क्या है कि वो तो ऐसे तो वो अपना ऊपर वाला जो मीटिंग वाला लेवल या जो डील करते थे वो अपना हुआ कि हाँ ऐसे ऐसे आज ये टारगेट है। बाकी जो इस सब करके क्या है कि हम लोग को ही देना पड़ता था। साथ ही साथ कंट्रैक्ट वाले रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर फिजिकली लगना पड़ता है, एसटीवी ये है। तो क्या है कि काम है, लेकिन वही है कि ऑफिशियल वर्क है लेकिन मल्टीटास्किंग वर्क है, कोई फिक्स यहाँ पर काम नहीं है। लेकिन रेलवे जेई में है कि अब यहाँ पर फिक्स हो जाता है कि हाँ आपको ये काम करना है। अब मान लें कि अब ट्रैक मशीन में हूँ तो यहाँ पर मशीन ही मुझे एक तरह से उसको चलवाना है या कुछ चलाना है, तो ऑपरेट करना रहता है हमें खुद ही। लेकिन बाकी जो नीचे जो ग्राउंड लेवल पर होते हैं, जो टेक्नीशियन कर रहते हैं, यहाँ पर थोड़ा वो वाला फील आता है कि हाँ नहीं, थोड़ा इसमें पावर है। क्योंकि वहाँ पर जो आपका डीआरडीओ में है जो लीव के बात करते हैं, तो लीव तो प्रॉपर मिलते हैं। तो वहाँ पर लीव का जो भी लीव मांगना है तो साइंटिस्ट से आपको परमिशन लेना पड़ता है, जो आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है। तो उनसे बोलिए कि हाँ इतना लीव चाहिए। उसके बाद लीव भी वही सेंक्शन करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद जीडी रहता है, हेड रहता है, हेड है जीडी रहता है, तो वो सेंक्शन करते हैं। लेकिन ये रेलवे जेई में ऐसा नहीं है। तो रेलवे जेई में समझिए कि अगर एज ए जेई ज्वाइन करते हैं तो आप खुद ही वहाँ के इंचार्ज है, तो आप खुद लीव देंगे। आप खुद वहाँ पर सारी चीज़ें होती है आपके थ्रू गुजरता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ से ज़्यादा सही है। और दूसरी बात है कि सबसे मेरी जो मेन प्रायोरिटी थी जो घर होम सिकनेस, तो होम सिकनेस ये चूँकि घर के आसपास मिलेगी है। और आप कभी भी इमरजेंसी हो या जो भी घर जाने का मन हो, तो ऐसा नहीं है कि रेलवे में है तो चूँकि आसानी से यहाँ पर फ्री टेबल मिल जाती है। क्योंकि जब आप रेलवे स्टाफ बोलते हैं तो आसानी से आपको हाँ ठीक है, टीटी लोग कुछ बोलता नहीं है, ठीक है रेलवे स्टाफ है अपना जा रहा है। तो ये था प्लस है कि होम टाउन है तो आसपास ही 200 किलोमीटर के रेडियस में रहता है, तो 5 से 6 घंटा में आप घर आ सकते हैं या घर से जा सकते हैं। और छुट्टी के लिए भी उतना है नहीं दिक्कत, क्योंकि आप ही इंचार्ज हैं। तो अगर सब चीज़ सही है तो आप आसानी से छुट्टी लेकर आ सकते हैं, मिल जाता है। छुट्टी के लिए उतना करना नहीं पड़ता है। हालांकि डीआरडीओ में छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन वही क्या होता था ना, जब जब दूर रहते हैं तो जैसे मान लें कि सैटरडे संडे छुट्टी है, ठीक है। तो अगर मान लें कि आप छुट्टी लेंगे, 5 छुट्टी लेंगे, तो 5 में अगर बंगलौर जैसे जो अथी कर रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो 2 दिन आने में, मतलब सैटरडे संडे आने में ख़त्म हो गया और 2 दिन जाने में ख़त्म हो गया। तो 4 दिन वैसे ही चला गया, 5 दिन घरे जो भी है रहेंगे 5 दिन की छुट्टी में। अगर 5 CL या ईएल लेते हैं तो वही अगर यही नज़दीक रहता है और सैटरडे संडे छुट्टी रहता है तो समझ रहे कि 5 + 4 9 दिन आप घर पर रह सकते थे। तो यही सब दोस्तों दिक्कत होता है। और प्लस आने जाने का जो खर्चा हुआ वो तो खर्चा होगा ही। तो यही सब दिक्कत थी वहाँ पर। बाकी जॉब तो काफ़ी अच्छा था, प्रमोशन भी बता ही दिए, बहुत अच्छा प्रमोशन है।
वही अगर जिनको मतलब घर से दूर अच्छा लगता हो, अलग अलग अच्छा मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में, जब हम फ्रेशर एज ए मतलब सिंगल थे तो काफ़ी अच्छा लगता था कि चलो बहुत मस्त लोकेशन है। और बट वही थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, प्लस ससुराल वाले हैं, घर वाले हैं, तो सबको मैनेज करके चलना पड़ता है, तो ये प्लस जॉब भी आपको मैनेज करना है, फैमिली अपना देखना है, तो ये समझ के आगे थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए हमारा डिसीजन थोड़ा चेंज हुआ कि छोड़ो, अब जॉब ही करनी है, 2-4 दिन तो करना नहीं है कि नज़दीक कर लेते हैं, यदि दूर है कोई दिक्कत नहीं है। 60 साल है, ये काफ़ी लॉन्ग अपने लाइफ का समझिए कि मैक्सिमम टाइम वो है पर स्पेंड होगा। तो ये समझ जो चीज़ें हैं, अगर वही नज़दीक रहती है तो काफ़ी अच्छी रहती है, दूरी में वही है कि बहुत चीज़ फेस करना पड़ता है। आप लोग के लिए जो भी है, मेरा संदेश यही है कि अगर आपने सेप्टेम्बर 11 दिया है तो आप अच्छी है, बहुत अच्छी है, रिजल्ट लीजिए और ज्वाइन कीजिए, कहीं भी मिल जाए। पहले घबराना नहीं है कि दूर मिले नज़दीक मिले, क्योंकि पहले क्या होता है जॉब लेने से मतलब होता है, एक बार जॉब ले लिए तो आप समझिए कि जो बेरोजगारी वाली जो दब्बा है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एक बार जॉब हो गया तो फिर आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, अगर वहाँ अगर मन लग गया तो ठीक है, नहीं मन लगा है तो आपके पास क्या है कि एज भी रहती है। और तो यहाँ पर डीआरडीओ में तो टाइम ही मिल जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आसानी से आप प्रिपरेशन करके वहाँ से निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ चूँकि बॉन्ड भी डीआरडीओ में नहीं है कि आप हाँ बाउंडेशन है कि बॉन्ड है, यहाँ पर सिर्फ 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है जिसको सर्व करना रहता है। आप जब भी रिजाइन कर रहे हैं तो उससे पहले 1 महीना बता दीजिए कि हम इस तारीख को रिजाइन करेंगे, तो वो नोटिस पीरियड सर्व करेंगे रिजिग्नेशन लेटर देने के बाद, और आप आसानी से वहाँ रिलीव हो सकते हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सुन डीआरडीओ की थोड़ा ठीक है, वहाँ से रिलीव होने के लिए ज़्यादा झंझट नहीं होती है। तो दोस्तों ये था हमारा डीआरडीओ का जो अपने रियल जर्नी जो आपने देखा है यहाँ पर। तो दोस्तों सब लोग की जो भी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनल प्रायोरिटीज़ होती है, तो जो डिसीजन आपके लिए सही है वही सबसे अच्छा डिसीजन होता है। कहने का मतलब है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, कुछ लोग का अलग अलग कंडीशन होता है, सब लोग का कंडीशन अलग अलग होती है। तो हमारा कंडीशन थोड़ा सा था कि घर के नज़दीक रहना ज़रूरी था, इसीलिए हमने ऐसा किया। लेकिन बाकी डीआरडीओ की जॉब प्रोफाइल, जो भी वर्किंग कल्चर, वो सैलरी, सारे चीज़ अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। सब चीज़ महत्वपूर्ण था वहाँ पर, एसी में रहना, काम करना, और टेस्टिंग के लिए तो टेस्ट रेंज जाना पड़ता था, या जो भी बालासोर है इस समय मिसाइल टेस्टिंग के लिए। लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा था, वहाँ का वर्किंग कल्चर ये सब सही था। तो दोस्तों अगर मेरी डीआरडीओ से आरबी जेई की जो जर्नी है अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप डीआरडीओ और रेलवे से किस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो चूँकि अभी आप सेप्टम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सेप्टम में सिलेक्शन पाइए, क्योंकि CBT 2 का भी एग्ज़ाम हो चुका है। तो आप ज्वाइन करके बताइए, बाकी हम तो गाइड करते ही रहेंगे कि कैसे आगे प्रोसेस करना है। मेडिकल पर लेके आएंगे, इसके बाद क्योंकि आपको डीवी होगा, मेडिकल होगा, तो उसके बारे में भी हम गाइड करेंगे। बाकी आप लोग बताएंगे कि हम किस लैब में ज्वाइन किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।